नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। दोस्तों, अजीत पवार रह रहकर अपने चाचा शरद पवार को शॉक दे रहे हैं। पहले कुछ विधायक, फिर और कुछ विधायक और अब की बार तो एक राज्य के तमाम विधायक वो ले उड़े हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार जिनके अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये दावा किया था कि मेरे पास असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, लेकिन अब 7 और विधायक यानी कि एक पूरा का पूरा राज्य अजीत पवार के पीछे जा खड़ा हुआ है। आइए सबसे पहले मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ताकत के बारे में बता दूं। महाराष्ट्र में ताकत रखने वाली इस पार्टी के पास महाराष्ट्र में 53 विधायक हैं, 5 लोकसभा के सांसद, 4 राज्यसभा के सांसद, 2 विधायक केरला में, 1 विधायक गुजरात में, 7 विधायक नागालैंड में और 4 विधायक छत्तीसगढ़ में है। यह पार्टी अपना राष्ट्रीय दर्जा गंवा चुकी है और अब मामला यह है कि नागालैंड के तमाम 7 विधायकों ने एक साथ मिलकर एक प्रेस रिलीज जारी की है प्रफुल्ल पटेल की हाजिरी में। उस प्रेस रिलीज में यह लिखा गया है कि ये तमाम के तमाम विधायक राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अजीत पवार को अनुमति दे रहे हैं और वो अजीत पवार के साथ हैं, शरद पवार के साथ नहीं। अजीत पवार की इस चाल के कई सारे कानूनी मायने हैं। चुनाव आयोग इस पूरे मामले में अगला कदम उठाने वाला है, लेकिन उससे पहले इन 7 विधायकों के पाला बदलने से क्या राष्ट्रीय स्तर पर अजीत पवार पहले से ज्यादा मजबूत हुए हैं? क्या चाचा शरद पवार की स्थिति कमजोर हुई है? इन तमाम मामलों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक विशेष मेहमान है, गणेश सोवानी जी। गणेश सोवानी जी जाने माने एडवोकेट हैं। कई महत्वपूर्ण मामलों में वो कोर्ट में जिरह कर चुके हैं। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये आर्ग्यूमेंट करते हैं, इंपॉर्टेंट केसेस जो हैं उसमें रिप्रेजेंट करते हैं। मुंबई स्थित एडवोकेट हैं। गणेश सोवानी जी, हमें ये बताइए, नागालैंड के 7 विधायक, तमाम के तमाम 7 विधायक अजीत पवार के पास चले जाते हैं, उसके कानूनी मायने क्या है? मयूर जी, आपके इजाजत से मैं थोड़ा अपने जो दर्शक है उनको एक बात बताना उचित समझूंगा कि जो नागालैंड जो है वो भारत में 1 दिसंबर 1963 को भारत का राज्य करके शामिल हो गया। जनवरी 64 में वहां पहला चुनाव हो गया। वहां 18 जिले हैं और विधानसभा की वहां 60 सीटें हैं। 60 जगह 60 वहां चुनाव हो जाते हैं असेंबली के लिए। नागालैंड में कोई विधान प्रतिशत है नहीं, तो यूनिकैमरल इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। और अभी जो आपने जो बात बताई कि इलेक्शन में, मैं थोड़ा और एक आपको जानकारी देना उचित समझूंगा कि आज जो वहां जो गवर्नमेंट है वो डॉक्टर नेफ्यू रियो उनका जो सत्ता है उनकी, और लगातार 5वीं बार ये नागालैंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर एनीवेयर एज ऑफ नाउ। और उसके अलावा उनका जो पक्ष है, उनका पक्ष का नाम है नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, उसको एनडीपीपी बोलते हैं। और यहाँ चुनाव हो गए थे मार्च इस साल 2023 में, जब इसका टेन्योर पहले खत्म हो गया फरवरी में। और यहाँ की स्थिति ऐसी है कि उनके एनडीपीएफ जो है उनको 60 में से 25 जो जगह है वहां उनके विधायक है एनडीपीपी के। उसके अलावा बीजेपी के 12 है और उनका यहाँ कोalition गवर्नमेंट है, संयुक्त सरकार है एनडीपीएफ और बीजेपी का। और विरोधी जो पक्ष जो बोलते हैं वहां नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जिसका आपने जिक्र किया है उनके सबसे ज्यादा 7 है। उसके अलावा जो दूसरी कोई पार्टियां है उधर लोकल पार्टियां है, उनको 5, 4, 3 वगैरह इस किस्म से उनकी संख्या है वहां। अभी जो आपने मुझे सवाल पूछा है कि अगर एनसीपी के जो विधायक है
अगर वो 100% पूरे, अगर अजित पवार का जो फैक्शन है जो 2 जुलाई को आप पूरे भारतवर्ष में देखा, वो 2 जुलाई को उनके चाचा से वो अलग पड़ गए और उन्हें उनका अलग पार्टी बनवाया। तो उसके पश्चात सब जगह अभी चर्चा चालू है कि वो कितना लीगली वो पार्टी बन सकती है या उनको रिकॉग्निशन कितना मिलेगा, इलेक्शन चुनाव आयोग है वहां उनका रिकॉग्निशन को मिलेगा, ये सारे सवाल जवाब आजकल चल रहे हैं। लेकिन इधर जो 7 जो है वो 100% वहां ज्वाइन हो चुके हैं। इसकी वजह से जो शेड्यूल 10 जो है उसके मुताबिक अगर 3/4 के अगर कम होते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई होते हैं, उनका जो एमएलए शिप जो है वो उनको भूल जाना चाहिए, सो दे विल बी लूजिंग इट। अभी यहाँ 7 से लेके 7 ही अजित पवार जी के साथ गए हैं, उन्होंने अलग गुट बनाया हुआ है, तो उसमें जो डिस्क्वालिफिकेशन का जो मामला है वो फेस करने की कोई संभावना है नहीं, बिकॉज दे हैव गॉन इन एंटायर लॉट, 100% है वो, तो उनका कोई डिस्क्वालिफिकेशन धोखा नहीं, वो लगातार हम विधायक ही बन के रहेंगे। हालांकि ये बात अभी तक इसके बारे में कोई ये नहीं है कि जानकारी नहीं है कि महाराष्ट्र में जैसा अजित पवार का जो गुट है वो शिंदे और बीजेपी की सरकार में शामिल हो गया और जो 2 पार्टियों का जो यहाँ सरकार था वो 3 पार्टियों का सरकार बन गया। तो आज के दिन ये जो 7 विधायक जो अजित पवार ग्रुप में जो शामिल हो गए हैं, क्या उनको वहां की जो सरकार है वो इसमें शामिल करने वाले हैं या नहीं, उसके बारे में अभी तक कोई जानकारी उपलब्ध है नहीं। तो कानूनी तौर पे वो 7 विधायक है, उनको कोई भी खतरा नहीं है जब तक इनकी 5 साल की जो टर्म है वो अभी 28 में खत्म हो जाएगी, मार्च 28 में, तब तक ये विधायक बन के रहेंगे। सवाल ये है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस चुनाव आयोग के कोर्ट में पहुंच चुका है, जिसमें अजीत पवार ने कहा है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नया हूं, शरद पवार हमारे नेता हैं, और शरद पवार ने केवियट दाखिल किया है कि इनकी कोई भी एप्लीकेशन पर फैसला करने से पहले मेरी बात आप सुनिएगा जरूर। सवाल यहां पर यह बनता है कि महाराष्ट्र में अधिकतर विधायकों का समर्थन और अब एक पूरे के पूरे राज्य के तमाम विधायक अजीत पवार के पीछे जाके खड़े हो गए। क्या इससे चुनाव आयोग में अजीत पवार के बतौर पार्टी अध्यक्ष का दावा ज्यादा मजबूत होता है या नहीं? अभी सवाल यह है कि महाराष्ट्र में भी अगर उनका जो ग्रुप जो अलग बन गया है गुट, उनको 37 विधायक की आवश्यकता है और अभी तक किसी को भी पता नहीं कि वाकई उनके पास 37 विधायक है या नहीं, और सारे लोग यही बोल रहे हैं कि उनके पास कम से कम 5 या 6 विधायक कम पड़ रहे हैं। तो जब चुनाव आयोग के पास अगर इसकी जब सुनवाई हो जाएगी और सारे लोगों की एफिडेविट्स, जिसको हम मराठी में सत्य प्रतिज्ञा पत्र बोलते हैं, वो सारी पेश हो जाएगी, जब सुनवाई हो जाएगी तो ये सुनवाई जिस तरह से ठाकरे ग्रुप और शिंदे ग्रुप की सुनवाई होगी वही हिसाब से सुनवाई होने वाली है। वो जो प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है, उसमें कोई बदलाव, ये फर्क है नहीं। तो महाराष्ट्र में अगर वो सिद्ध करते हैं कि हमारे पास 37 विधायक है तो उनके ग्रुप को कानूनी तौर पे रिकॉग्निशन मिल जाएगी। अगर 37 विधायक उनको नहीं मिलते तो सारे के सारे विधायक डिस्क्वालीफाई होने की धोखा है उनके सामने, बहुत बड़ा धोखा है। और ये जो ठाकरे और शिंदे साहब के बीच में जो ठनी बन गई, 1 साल जो लीगल बैटल चल रहा है, वहां चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जब ठाकरे ग्रुप का पिटीशन पेंडिंग है जिसके ऊपर सुनवाई बाकी थी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने, उससे पहले ही चुनाव आयोग ने फैसला दे दिया और शिंदे जो ग्रुप है उनको ओरिजिनल शिवसेना, जो बाला साहब की शिवसेना हम जानते थे, उनका चिन्ह और नाम उनको प्रदान कर दिया चुनाव आयोग ने। और इसके बारे में भी हमारे वकीलों के लीगल सर्कल में हम सारे सवाल पूछे जाते हैं कि वाकई वो मामला कितना सही है। चुनाव आयोग का जो 88 पन्ने का एक जजमेंट आया उसके बारे में बहुत सारे लोग उसके बारे में काफी संभ्रमित है कि उनको लगता है कि चुनाव आयोग बहुत जल्दबाजी कर ली, जब तक सुप्रीम कोर्ट में मामला पड़ा है तब तक उन्होंने कुछ इसके ऊपर निकाल नहीं देना चाहिए था। तो अभी मुंबई का, महाराष्ट्र का जो मामला है तो अभी महाराष्ट्र के स्पीकर के पास पड़ा हुआ है, उनके द बॉल इज इन हिज कोर्ट, और उसका जो नतीजा आएगा वो नतीजा का असर अजीत पवार का जो गुट महाराष्ट्र में अलग बन गया है उसके ऊपर भी होने वाला है। और अभी चुनाव आयोग के सामने आपने जैसा बोला, पवार साहब के ग्रुप ने एक कैवेट डाला रखा है कि भाई हमको सुनाए हुए कोई भी निर्णय मत दो,
तो शरद पवार जी का ग्रुप है, उनको भी सुना जाएगा, उसमें कोई संदेह है नहीं, शंका है नहीं। तो उसके पश्चात अगर अजित पवार ग्रुप साबित कर सकेंगे और अगर फिजिकल काउंट भी हो जाएगा 1 से लेकर 37 तक, क्योंकि ओमई का जो जजमेंट है उसमें फिजिकल काउंट को ज्यादा अहम महत्व दिया हुआ है। तो ही दे हैव टू प्रूव मैन्युअली फिजिकल काउंट कि भाई हमारे पास 37 पाके ये लोग हैं, सिर्फ दस्तखत का कोई प्रूफ माना नहीं जाएगा। सो देयर विल बी फिजिकल काउंटिंग ऑफ द एमएलए, परेड हो जाएगी, परेड समझ लो आप। तो ये सारे उसमें लीगल एंगल्स आज के दिन हम देख सकते हैं। क्या अजीत पवार ने अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया तो एक पूरा का पूरा राज्य अजीत पवार के पीछे जाके खड़ा हो गया तो उनका केस मजबूत हुआ? देखो, विधायकों के जब अगर मैं वही बात पे आ रहा हूं दोबारा कि 37 जो संख्या है दैट इज ए बैरियर, वो लिमिट है। जब तक ये साबित नहीं होगा तब तक उनको कानूनी तौर पे कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। और जब तक नहीं मिलती तब तक उनको वो बोल सकते हैं, दावा जरूर कर सकते हैं, आज वो कर भी रहे हैं कि ही इज द होल एंड सोल ऑफ द माय फैक्शन ऑल इंडिया बेसिस। तो दावा उनको करने दो, आखिर जो फैसला जो होने वाला है वो चुनाव आयोग के सामने ही फैसला हो जाएगा कानूनी तौर पे, उसकी सारी बहस हो जाएगी। हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोचते हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। महाराष्ट्र विधानसभा से उनको 36 से ज्यादा विधायक मिल गए, गुजरात का एक विधायक उनके साथ चला गया, नागालैंड के साथ विधायक उनके साथ चले गए, छत्तीसगढ़ और केरला छोड़ दो। तो इस स्थिति में क्या वो एनसीपी पार्टी पूरी तरह से उनकी हो जाएगी? इसमें सवाल यह कि एनसीपी पार्टी को राष्ट्रीय तौर पर जाना चाहिए, बिकॉज एज ऑन द डेट नेशनल पार्टी का उनका जो स्टेटस था वो हाँ वो धोखे में आ गया था। सो दे विल हैव टू प्रूव दैट वी आर अ नेशनलिस्ट पार्टी। और उनको भले ये अलग अलग कितनी राज्य में एमएलए है जिनका आपने जिक्र किया, केरला में है, नागालैंड की अभी हम बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कोई बात कर रहे हैं, वो इंडिविजुअल बेसिस अगर वो अजीत दादा के ग्रुप में जाते हैं, अगर वो 3/4 से ज्यादा है तो दे आर सेफ, उनको विधायक जो पद है उसको कोई धोखा प्राप्त नहीं हो जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र का जो सवाल है कि महाराष्ट्र में अगर वो सिद्ध कर पाएंगे कि भाई हमारा 3/4 से ज्यादा हमको बहुमत है, तो एक दफा उनको महाराष्ट्र में अगर रिकॉग्निशन मिल जाएगा, वो जाना जाएगा कि वो कानूनी तौर पे सही ग्रुप है, तो उनको आगे कोई आपत्ति आएगी ऐसा मुझे बिल्कुल लगता नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कि मामला एकदम क्लियर है कि उन्हें नागालैंड से समर्थन मिले, केरला से मिले, गुजरात से मिले या छत्तीसगढ़ से समर्थन मिले, महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके साथ 36 से अधिक विधायक खुलकर फिजिकली, ओपनली, लीगली और परेड है उसमें भी उनके साथ में शामिल होते हैं या नहीं। अगर वो हो गए तो वो पक्ष के ऊपर जो दावा ठोकेंगे वो दावा भी बहुत ही ऑफिशियली उनका हो जाएगा और इसी के साथ उनका पलड़ा भी भारी होगा। गणेश सोवानी जी, पूरे के पूरे मामले में आपने हमको लीगल एस्पेक्ट, लीगल नॉलेज दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार जो हैं वो एक के बाद एक करके अपना दांव जो है वो आगे खेलते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब पूरा का पूरा एक राज्य के तमाम विधायक जो हैं वो उनके साथ हो लिए हैं। देखना ये दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र की स्टोरी कहां पे आके रुकती है। अगर वो सफल होती है तो चाचा शरद पवार का घर पे जाना तय। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।